नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ साइलेंस में, जहां हर खामोशी कुछ कहती है। हमारी आज की कहानी एक बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। इसका शीर्षक है धोखा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाम का समय था। सुनंदा अपने घर के सीढ़ी पर बैठे अपने पति की तस्वीर को हाथ में लिए आंसू बहा रही थी। अभी 1 महीने पहले ही उनके पति का देहांत हुआ था। तभी उनकी बहू कोमल वहां आती है और अपनी सास के बगल में बैठकर वो तस्वीर अपने हाथ में लेते हुए बोलती है, मम्मी जी, पापा जी को गए 1 महीना हो गया है और अभी रोना धोना बहुत हो गया। मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। अब पापा जी जा चुके हैं और यह घर मेरे और रोहित के नाम हो चुका है, तो हमने यह सोचा है कि नीचे का फ्लोर हम किराए पर दे देंगे, क्योंकि रोहित की जितनी सैलरी है उससे हमारा गुजारा नहीं होता। हमें आगे फ्यूचर भी तो प्लान करना है, कुछ बचत होती ही नहीं, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया है। वैसे भी मैं और रोहित ऊपर ही रहते हैं, आप ही नीचे रहती हैं, तो अच्छा होगा कि 2-3 दिन में आप अपना इंतजाम कहीं देख लीजिए और नीचे वाला कमरा खाली कर दीजिए। उसकी बात सुनकर सुनंदा एकदम सन्न रह जाती हैं। यह घर उनके पति ने बनवाया था। यहाँ की एक एक ईंट उनके पति की यादों से जुड़ी थी। यह सीढ़ी जिस पर वह बैठकर बातें कर रही थी, इस पर मार्बल लगाने के लिए उन्होंने 6 महीने से पैसे जोड़े थे। वो रसोई जो कभी साधारण सी रसोई हुआ करती थी, उसे मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए सैलरी से लोन उठाया था। इस घर की एक एक चीज उन दोनों के मेहनत का सबूत था। और आज की आई बहू कोमल उनसे कहती है कि अपना इंतजाम कहीं और देख लें। इससे पहले कि सुनंदा जी कुछ बोलती, कोमल उनके हाथ में एक कागज से भरा फाइल थमाती है और बोलती है, पढ़ी लिखी तो हैं आप, ये पिताजी की वसीयत है, इसे ध्यान से पढ़िए। इसमें पिताजी ने यह घर रोहित के नाम कर दिया है, आप पढ़ सकती हैं। इतना कहकर वह थोड़ी देर वहां रुकती है। सुनंदा जी वसीयत पढ़ती हैं। सच में घर रोहित के नाम हो चुका था और इस घर पर सुनंदा जी का कोई अधिकार नहीं था। सुनंदा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कभी कोमल की तरफ देखती, कभी वसीयत की तरफ, तो कभी इस घर की तरफ। कोमल की आंखों में कठोरता थी। उसने वह वसीयत सुनंदा के हाथ से ले ली और बोली, अब तो आप समझ गई होंगी। 3 दिन का समय मैं आपको देती हूँ, अपना सामान बांधिए और अपना इंतजाम कर लीजिए। सुनंदा बोली, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? तुम दोनों को नीचे का फ्लोर किराए पर देना है ना, तो दे दो, मैं ऊपर कहीं भी रह लूंगी। कोमल खड़ी होकर तेज तेज आवाजें बोलने लगी, ऊपर के फ्लोर में जगह ही कितनी है? एक हॉल, किचन और एक कमरा, थोड़ी सी बालकनी, इतनी सी जगह में हम रहेंगे या आप? सुनंदा बोली, मैं वही हॉल में किसी कोने में पड़े रहूंगी, लेकिन प्लीज मुझे घर से मत निकालो। ये घर हमने बहुत मेहनत और खून पसीने की कमाई से बनाया है, मैं कहाँ जाऊंगी इस उम्र में? कोमल बोली, वो सब मैं नहीं जानती, आप अपना देख लीजिए। ये आपको और पापा को पहले सोचना चाहिए था कि अपने बुढ़ापे का इंतजाम करके जाएं। जिंदगी भर मैं आपका बोझ तो नहीं उठा सकती, और हमारी भी प्राइवेसी नाम की कोई चीज है या नहीं? अब मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप अपना इंतजाम देख लीजिए। इतना कहकर कोमल वहां से पैर पटकती हुई चली गई। सुनंदा जी के सामने जैसे अंधेरा छा गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वो हमेशा एक कुशल गृहिणी ही रही। उन्होंने दुनियादारी से कभी ज्यादा मतलब नहीं रखा। ना तो उनके बहुत दोस्त यार थे। बाहर की दुनिया के बारे में उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने सोचा, रोहित से बात करके देखूंगी। शाम को रोहित आया। सुनंदा उससे बात करने के लिए गई। उसने पूरा बात बताया कि कोमल उनसे घर छोड़ने के लिए कह रही है। सुनंदा को उम्मीद थी कि रोहन अपनी माँ का साथ देगा, लेकिन जल्दी उनका भ्रम टूट गया। रोहन ने कहा, ठीक तो कह रही है वो। देखिए माँ, जितनी मेरी सैलरी है उतने में हम कुछ बचत नहीं कर पाते। हमें आगे चलकर अपनी फैमिली भी तो प्लानिंग करनी है। आज के डेट में फैमिली प्लानिंग का मतलब है अच्छा खासा पैसा। हम नीचे का फ्लोर किराए पर दे देंगे, तभी तो हम कुछ बचत कर सकते हैं। आप अपना देख लीजिए। इतना कहकर रोहन ऊपर चला गया। सुनंदा जी बदहवास वहीं खड़ी रह गई। इसी चिंता में 3 दिन बीत गए और उस दिन दोपहर के समय कोमल आती है और गंभीर होकर कहती है, माँ जी, आपने अपना सामान पैक कर लिया? सुनंदा पीछे मुड़ी और बोली, ऐसा मत करो बहू, मैं कहाँ जाऊंगी? कुछ तो सोचो, थोड़ी इंसानियत ही रख लो। कोमल बोली, माँ जी, मैं इंसानियत देखने लगी तो मेरे भविष्य का क्या होगा? आपने पैकिंग नहीं की? कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। कमरे में जाकर कोमल सुनंदा जी के सारे कपड़े बैग में रखने लगती है। उसे जो भी जरूरी सामान दिखते हैं वो उसमें डालती है और बाहर आकर कहती है, चलिए माँ जी, मैंने आपका सामान पैक कर लिया है। सुनंदा बोली,
कम से कम रोहन को तो आने दो, मैं एक बार रोहन से बात करना चाहती हूँ। कोमल ने गुस्से में पलट कर जवाब दिया, रोहन आज रात देर से आएगा और आधी रात में तो मैं आपको छोड़ नहीं पाऊंगी। अभी दोपहर का समय है, चलिए चुपचाप। लेकिन तू मुझे कहाँ छोड़ेगी? सुनंदा जी ने घबरा कर पूछा। कोमल बोली, पता नहीं, मैंने सोचा था कि आपने अपना इंतजाम कर लिया होगा, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। पर मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगी। अब मुझे इस घर में आप नहीं दिखनी चाहिए। इतना बोलकर कोमल अपनी सास का हाथ जबरदस्ती पकड़कर बाहर ले जाने लगी। सुनंदा जी बार बार उससे निवेदन कर रही थी, ऐसा मत करो, तुमने मुझे एक माँ कहा है। जब से तुम शादी करके आई हो मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है। मेरे साथ ऐसा मत करो। ये घर मैंने और मेरे पति ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है। कहीं एक छोटा सा कोना दे दो, मैं वहीं पड़ी रहूंगी। लेकिन कोमल ने एक बात न सुनी। गाड़ी में सुनंदा जी का बैग फेंका और सुनंदा जी को गाड़ी में धक्का देकर गेट बंद कर दिया और खुद गाड़ी चलाने लगी। काफी दूर ले जाकर एक मंदिर के बाहर उसने सुनंदा जी को उतरने को कहा। सुनंदा जी घबराहट के साथ आंखों में आंसू लिए बोली, ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ आज तक नहीं आई। कोमल मुंह बनाते हुए बोली, ये एक मंदिर है। मुझे लगा कि शायद आप यहाँ अच्छे से रहेंगी। वैसे भी अब आपकी उम्र हो चली है, तो मंदिर के बाहर बैठकर भगवान का भजन करिए। इतना कहकर वो कार से उतरी, दरवाजा खोला और सुनंदा जी को बाहर घसीटने लगी। सुनंदा जी कार से उतरते हुए गिर गईं। उन्हें एहसास हुआ कि जैसे उनके कमर में चोट आई हो। वो कोमल के सामने गिड़गिड़ाती रही, कोमल मुझे चोट आई है, दर्द हो रहा है, ऐसा मत करो। कोमल ने उनकी एक बात न सुनी। उन्हें जबरन गाड़ी से बाहर निकाला, उनका बैग उनके पास फेंका और कार में बैठ गई। आसपास के लोग ये सब देख रहे थे। जाते जाते कोमल ने कहा, उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे दोबारा कभी दिखाई नहीं देंगी। एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ कोमल वहां से चली गई। सुनंदा उस गाड़ी को देखते रह गई। आंखों में आंसुओं की धार बह रही थी। वो वहीं मंदिर के पास उसी गिरे हुए अवस्था में बदहवास पड़ी रही, जैसे दिमाग शून्य हो गया हो। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कभी अपनी किस्मत को कोसती, कभी अपने पति को मन ही मन बोलती, तुम क्यों मुझे अकेले छोड़कर चले गए? देख रहे हो तुम्हारे जाते ही मेरे साथ क्या हो रहा है। सुनंदा किसी तरह उठकर वहीं मंदिर की सीढ़ियों के नीचे टिक कर बैठ गई। कमर पर चोट आई थी, कमर में काफी दर्द था और शायद उन्हें बैठने में दिक्कत भी हो रही थी। वो वहीं बैठी रही, काफी देर तक बैठी रही। कई लोग मंदिर में आए गए। लोगों को लगा कि वह भिखारी हैं। लोगों ने कुछ पैसे भी दिए, लेकिन सुनंदा जी के लिए यह सारे पैसे बेकार थे, क्योंकि उनका असली धन, उनका घर छूट गया था। वो वहां कई दिनों तक पड़ी रही। मंदिर में आते जाते लोग कुछ खाने को दे देते, वही खाकर बस जिंदा थी। लेकिन मन और आत्मा मर चुकी थी, बस शरीर जिंदा था और इंतजार कर रही थी कि भगवान उन्हें अपने पास बुला ले। इधर रोहन और कोमल आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने कोई कमरा किराए पर नहीं दिया था, बल्कि पूरे घर पर एक छत्र राज कर रहे थे। कोमल की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई थी। देखते देखते एक हफ्ता बीत गया। सुनंदा जी मंदिर के बाहर काफी कमजोर बदहवास अवस्था में पड़ी थी। बाल बिखरे, कपड़े गंदे फटे हुए और बगल में रखा हुआ बैग। शायद इन एक हफ्तों में उन्होंने न मुंह धोया न नहाई थी, बस वहीं एक जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। तभी अचानक एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकती है, लेकिन सुनंदा में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह उस गाड़ी को देखें। बस आसमान की तरफ देखे जा रही थी। उस गाड़ी से एक सफेद पैंट और काले कोट पहना हुआ आदमी आया, तकरीबन 50 की उम्र का। थोड़ा पास आया, उसने सुनंदा जी को ध्यान से देखा और बोला, भाभी जी। लेकिन सुनंदा अपनी ही दुनिया में खोई थी। उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। वह आदमी पास आया, उन्हें हिलाया और फिर से बोला, भाभी जी आप यहाँ? सुनंदा जी अपने ख्यालों से बाहर आईं। उन्होंने देखा सामने एक काला कोट पहने कोई 50-55 की अवस्था का अधेड़ खड़ा है। वह उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। शायद वह उसे पहचान भी रही थी, लेकिन दिमाग में अब इतनी भी शक्ति नहीं बची थी। बस वो चेहरा देखा देखा सा लग रहा था। उन्होंने कहा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कहा, भाभी जी आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपके पति रमाशंकर का दोस्त, वही वकील दोस्त जिससे वो अपने सारे कानूनी काम करवाता था। सुनंदा जी ने ध्यान से उसकी ओर देखा, थोड़ा याद करने की कोशिश की और कहा, तुम सुरेश हो ना? उस आदमी ने कहा, हाँ भाभी जी, मैं आपको काफी दिनों से ढूंढ रहा हूँ। आप यहाँ इतनी बुरी हालत में कैसे? सुनंदा के आंखों से अब आंसू सूख चुके थे। वो बिना भाव पागलों की तरह बोली, तुम्हें इससे क्या? जाके अपना काम करो, छोड़ दो मुझे यहाँ मेरे हाल पर।
सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुनंदा को उठाया। वो जाने को तैयार नहीं थी। शायद वह अपना मानसिक संतुलन भी खो चुकी थी। सुरेश के साथ एक महिला वकील भी थी जो गाड़ी में बैठी थी। सुरेश ने उसे बुलाया और कहा, इन्हें उठाकर गाड़ी में बैठाओ। उस महिला ने सुनंदा जी को उठाकर गाड़ी में बैठाया। सुनंदा उसका विरोध कर रही थी, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो बहुत ज्यादा विरोध कर पाती। गाड़ी चल पड़ी। सुरेश सुनंदा को अपने घर ले गया, एक बड़ा आलीशान घर जिसके सामने सुंदर सा गार्डन था। वो सुनंदा को अंदर ले गया, एक बहुत खूबसूरत सा कमरा। वहाँ एसी, एक मुलायम बिस्तर, टेबल और कुर्सी रखी थी। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। उसने सुनंदा जी को बिस्तर में बिठाया और कहा, भाभी जी, पहले मैं आपको डॉक्टर को दिखाता हूँ, फिर आगे की बात आपसे करूंगा। सुनंदा को तो जैसे उसकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी। वो बदहवास बस ऊपर की तरफ एकटक देखे जा रही थी। सुरेश ने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर आया, सुनंदा जी को चेक किया और बोला, इन्हें बहुत गहरा मानसिक सदमा लगा है, साथ ही इनका शरीर भी बहुत कमजोर है। कुछ दिन तक इन्हें दवाइयां चलानी पड़ेगी और इनके खाने पीने का खास ख्याल रखना पड़ेगा और इस बात का ध्यान देना कि इनके साथ शांति और प्यार से पेश आया जाए। जितना अपनापन इन्हें मिलेगा उतनी जल्दी ये ठीक होंगी। लगभग 1 महीने में सुनंदा ठीक हुई। सुरेश और उसके बेटे बहू ने सुनंदा का बहुत ख्याल रखा। अब सुनंदा पहले से काफी ठीक हो गई थी। जब सुरेश को लगा कि सुनंदा अब ठीक हो गई है, मानसिक स्थिति भी उसकी पहले से काफी सही है, तब सुनंदा को सुरेश ने अपने ऑफिस के कैबिन में बुलाया, जो इस बंगले के सबसे सामने में था। वो एक वकील का ऑफिस था, जहां मोटी मोटी वकालत की किताबें रखी थी और टेबल पर एक लैपटॉप था। साथ में एक नीले रंग का फाइल भी रखा था। सुरेश ने सुनंदा को बुलाया और सामने कुर्सी पर बैठने को कहा। सुनंदा बैठी और बहुत अच्छे से बोली, सुरेश भैया, आपने मेरी इतनी मदद की, जान सकती हूँ क्यों? जहाँ मेरे बेटे बहू ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया, मैं भिखारी की तरह मंदिर के बाहर पड़ी रही और आपने मेरी मदद क्यों की? सुरेश बोला, अभी बताता हूँ, पहले ये जो फाइल है इन्हें पढ़िए। सुनंदा उस फाइल को पढ़ने लगी। तकरीबन 10-12 पेज की वह फाइल थी। जैसे जैसे वह फाइल को पढ़ती गई, उनकी आंखें बड़ी होती गईं और आखिर में देखा एक सिग्नेचर। यह सिग्नेचर उनके पति का था और बगल में उनका भी सिग्नेचर था। वो कागज पीले पड़ चुके थे। काफी पुराना फाइल था, लगभग 25-30 साल पुराना तो होगा ही। उन्होंने डेट देखा, 5 मई 1999, लगभग 26 साल पुराने कागजात थे। सुनंदा की आंखों में हैरानी और विश्वास सब एक साथ देखा जा सकता था। उसने कहा, तो क्या यह असली कागजात है? फिर वो क्या था जो कोमल ने मुझे दिखाया था? तब सुरेश ने सुनंदा को धीरे धीरे करके पूरी बात समझाई। उन्होंने कहा, वो घर रमाशंकर ने 25 साल पहले ही आपके नाम कर दिया था और ये साइन जो आपके हैं वो आपको पता भी नहीं था कि आप किस चीज पर साइन कर रही हैं। उसने आपको बिना बताए वो घर आपके नाम किया था। उसे पता था कि आप भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हैं। अगर आपकी जानकारी में वो घर आपके नाम किया जाएगा तो आगे चल के कोई भी आपके साफ दिल और भावनाओं का फायदा उठा सकता है। उसने तभी कहा था कि मैं अपनी सुनंदा को किसी भी हाल में बेबस नहीं छोड़ सकता। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब कौन चला जाए। और देखिए, वही हुआ। उसने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि उसका बेटा बड़ा होने के बाद इतना निकम्मा निकल जाएगा। सुरेश ने आगे सुनंदा जी को पूरी बात बताई। भाभी जी, जब रमाशंकर गुजरे उस समय मैं यहाँ नहीं था, मैं लंदन में था। अगर मैं यहाँ होता तो आपकी ये स्थिति होने ही नहीं देता। रमाशंकर के गुजरने के 1 महीने बाद मैं यहाँ आया। आते ही मुझे पता चला कि अब वह नहीं रहा। मैं तुरंत ये सारे कागजात लेकर आपके घर गया और वहां जाकर पता चला कि आप वहां नहीं हैं। आपकी बहू से मैंने पूछा तो उसने कहा कि आप तीर्थ यात्रा पर चली गई हैं और कब तक आएंगी उसे भी नहीं पता। मैं ये कागज उन्हें दिखाना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि सीधे आपको ही दिखाऊं। जब मैं आपके घर के बाहर आ रहा था तब पड़ोसियों से भी मैंने पूछताछ की कि आप कहाँ हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 1 हफ्ते पहले कोमल आपको जबरदस्ती कहीं ले जा रही थी। मैंने आपको ढूंढा, हर जगह ढूंढा जहां मैं ढूंढ सकता था, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिली। थक कर मैं उस मंदिर में जा रहा था भगवान से दुआ करने कि भगवान कहीं से मुझे आपसे मिला दे, और शायद भगवान ने मेरी सुन ली। मैं जैसे ही उस मंदिर के पास गया, मुझे आप दिखाई दी। पहले तो मैंने आपको नहीं पहचाना, लेकिन जब ध्यान से देखा तब समझ में आया कि आप मेरी वही भाभी हैं
जो कभी लक्ष्मी की तरह सजी धजी हमेशा मुस्कुराते रहती थी, और आज आपके बहू बेटे ने आपके साथ इतना गलत किया कि आप भिखारी की तरह मंदिर के बाहर पड़ी थी। भाभी जी, आपके साथ जितना बुरा होना था वो हो गया। अब आप अपनी भावनाओं को किनारे कर अपने बहू बेटे के ऊपर फ्रॉड का केस कर सकती हैं। जो कागज आपके बहू बेटे ने आपको दिखाया था वो सारे कागज नकली थे, क्योंकि असली डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास थे। उन्होंने नकली डॉक्यूमेंट किसी को पैसे खिलाकर बनवाए होंगे, जो कि कानूनन जुर्म है। सुनंदा अब आत्मविश्वास से भर चुकी थी, अपने बेटे बहू का असली चेहरा देख चुकी थी। उसने कहा, भाई साहब, आपको जो ठीक लगे करिए। मेरे अंदर की ममता अब खत्म हो चुकी है। मेरे लिए अब वो दोनों सिर्फ मुजरिम हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अगले दिन सुनंदा फाइलों से भरा कागज लेकर अपने घर गई, आत्मविश्वास से भरी हुई, आंखों में चमक लिए। ऐसा आत्मविश्वास उसे आज तक कभी नहीं आया था। वो घर में जाते ही जोर से चिल्लाई, कोमल, बाहर आओ। सुनंदा को देखकर कोमल चौंक गई। उसने इतने आत्मविश्वास से भरा उन्हें कभी नहीं देखा था। कोमल अपने चेहरे के भाव को छुपाते हुए नकली मुस्कान और उसी घमंड के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आई और बोली, इतना क्यों चीख रही हैं? मैंने तो सोचा था कि अभी तक आप पापा जी के पास पहुंच गई होंगी। तभी कोमल ने देखा कि पीछे से काला सूट पहने सुरेश जी भी आ रहे थे। वकील को देखकर कोमल सहम गई। हैरानी और चिंता साफ उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। कोमल सुरेश को देखते ही गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए बोली, माँ जी, आप आ गई? बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। सुनंदा गुस्से से आंखें बड़ी करके बोली, ये दिखावा फालतू मेरे सामने मत करो। तूने कहा था कि ये घर रोहित के नाम है। इतना बड़ा झूठ बोलते तुझे शर्म नहीं आई? डर नहीं लगा कानून का? खैर, तुझ जैसी गिरी हुई से मैं क्या उम्मीद करूं? अब मैं सच्चाई जान चुकी हूँ। ये असली कागज हैं। पढ़ी लिखी है न तू? देख और ध्यान से पढ़। मेरे पति ने इस घर को 25 साल पहले ही मेरे नाम कर दिया था, वो भी बिना मुझे बताए। अब मैं तुझे बताती हूँ कि एक माँ के साथ इतना गलत व्यवहार करने का अंजाम क्या होता है। कोमल का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी वह अपनी ही बात जिताने की कोशिश करती है। झूठ है ये सब, ये नकली डॉक्यूमेंट्स हैं। असली कागज तो मेरे पास हैं। ये घर रोहन के नाम है। इस घर पर आपका कोई अधिकार नहीं। चली जाइए यहाँ से। सुनंदा ने कड़े शब्दों के साथ कहा, इस घर से अब मैं नहीं, तुम दोनों जाओगे, वो भी अभी इसी वक्त। कोमल इससे पहले कुछ समझ पाती, सुनंदा ने आवाज लगाई, आप लोग अंदर आ सकते हैं। और तभी कुछ लेडीज पुलिस वहां आई। पुलिस को देखकर कोमल घबरा गई और बोली, ये सब क्या है? आप पुलिस क्यों लेकर आई हैं? इस बात को बैठकर भी तो हल किया जा सकता है। सुनंदा ने कहा, बैठकर बातचीत करने का समय जा चुका है। जब तुम लोगों ने मुझे भिखारी की तरह बाहर छोड़ दिया था, तब यह नहीं सोचा मैं कितना गिड़गिड़ाई थी तुम्हारे सामने कि मुझे एक कोना ही दे दो, जबकि यह पूरा घर ही मेरे नाम था। फिर भी तुमसे सिर्फ एक छोटा सा कोना ही मांग रही थी। तुम्हें मेरे ऊपर दया आई? जो तुमने किया है वो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुम यहाँ से सीधे जेल जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा पति भी मिल जाएगा, जो इस वक्त ऑफिस में काम कर रहा होगा। लेकिन अब तुम्हारी मुलाकात सीधे जेल में उससे होगी। कोमल अब सुनंदा के आगे गिड़गिड़ाने लगी, माँ जी, आप ऐसा मत करिए। रोहन आपका बेटा है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने उसे जन्म दिया है, पाला पोसा है, अब आप ही उसे जेल भेज देंगी? वो आपका खून है और मुझे तो आप बहू बना के लाई थी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? सुनंदा जी ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और कहा, जब वह मुझे इस घर से निकाल रहा था, उस वक्त भूल गया था कि मैं उसकी माँ हूँ। जब उसे रिश्तों की मर्यादा नहीं रही तो मैं भी मर्यादा भूल चुकी हूँ। और पुलिस वालों से कहा, सर आप ले जाइए। पुलिस वाले कोमल को वहां से ले गए। सुनंदा उस घर में खड़ी रही, लेकिन अब तक वह जितनी हिम्मत बनाकर रखी थी, अब वह हिम्मत आंसुओं के रूप में उनके आंखों से बहने लगी। वो वहीं जमीन पर बैठ गईं और रोने लगी। सुरेश ने उन्हें उठाया और सोफे पर बैठाया, पानी लाकर दिया और कहा, भाभी जी, आपके साथ गलत हुआ था, उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए थी। अब यह घर आपका है, आप अपने हिसाब से जो चाहें वो इस घर में कर सकती हैं। अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो आप ऊपर कहीं किराए पे भी दे सकती हैं और आराम से अपना जीवन यापन कर सकती हैं। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। और अगर भविष्य में कभी भी जरूरत पड़े तो मैं, आपका देवर, आपके साथ हूँ। इतना कहकर सुरेश वहां से चला गया। सुनंदा वहीं सोफे पर बैठी अपने घर में अपने ही पति को याद करते हुए आंसू बहा रही थी। दोस्तों, क्या सुनंदा जी ने अपने बेटे बहू के साथ सही किया? आप इस कहानी के बारे में क्या विचार रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।